हेलो एवरीवन, दिस इज़ एपिसोड 20 ऑफ अवर MongoDB ट्यूटोरियल सीरीज। और इस एपिसोड में मैं कवर कराने वाला हूँ MongoDB को कैसे एक्सप्रेस जेएस एपीआईज के साथ में यूज़ कर सकते हैं। इससे पहले हमने नोड के साथ ऑलरेडी देख चुके हैं। तो क्या क्या एप्लीकेशन स्ट्रक्चर रहेगा, क्या फोल्डर्स रहेंगे, उनके अंदर क्या फाइल्स रहेंगी और कैसे कम्युनिकेशन होगा, वो सारी चीज़ें हमें देखनी है। ठीक है, तो अगर सबसे पहले अगर हम बात करें तो जितनी भी हमारी मॉडर्न वेब एप्लीकेशंस होती हैं, मॉडर्न वेब एप्लीकेशंस एपीआईज को यूज़ करती हैं। एपीआईज स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। और इसके लिए नोड के अंदर एक्सप्रेस का कंप्लीट ट्यूटोरियल हमने पहले भी कवर करा चुका है। ठीक है, तो एपीआईज का जो मेनली काम होता है ना, वो फ्रंट एंड और बैक एंड सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन का होता है। ठीक है, ये बैक एंड और फ्रंट एंड के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करती हैं। यानी कि बैक एंड डेवलपमेंट में बेसिकली क्या होता है, अगर हम एक्सप्रेस की बात करें तो एक्सप्रेस इज वाइडली यूज्ड with MongoDB to create REST APIs, and these APIs allow application to perform CRUD operations on the database। तो बैकएंड की अगर हम बात करते हैं ना, तो एक्सप्रेस जेएस जो है बेसिकली वो मोंगो के साथ में जब हम यूज़ करते हैं तो वो रेस्ट एपीआईज को क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और ये जो एपीआईज होती हैं ये एप्लीकेशन को अलाउ करती हैं CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए डेटाबेस पे। और CRUD हम बार बार पढ़ते ही आ रहे हैं, क्रिएट, रीड एंड अपडेट डिलीट, हमारे ये चार बेसिक डेटाबेस के ऑपरेशंस होते हैं। और ये तो इस एपिसोड में हम वही सब चीज़ें सीखने वाले हैं कि कैसे रेस्ट एपीआईज को एक्सप्रेस जेएस के साथ में हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और जनरली MongoDB इसमें MVC आर्किटेक्चर को फॉलो करेगा, मॉडल व्यू कंट्रोलर, यानी कि कंट्रोलर का पार्ट अलग रहेगा, मॉडल्स का अलग, और जो व्यू का पार्ट है वो अलग से रखा जाएगा। तो एक बार अगर रिकैप में अगर हम देखें कि एक्सप्रेस जेएस क्या होती है, तो एक्सप्रेस बेसिकली एक लाइट वेट और एक फ्लेक्सिबल वेब फ्रेमवर्क है नोड डॉट जेएस का। ठीक है, जो वेब एप्लीकेशंस को और एपीआईज की बिल्डिंग है उनको सिंप्लीफाई करता है। ठीक है, तो ये नोड डॉट जेएस का और उसका एक फ्रेमवर्क है। तो एक्सप्रेस में क्या क्या फीचर्स होते हैं बेसिकली, अगर आप देखोगे तो राउटिंग, मिडिलवेयर सपोर्ट, हैंडलिंग एचटीटीपी रिक्वेस्ट, बिल्डिंग रेस्ट एपीआईज और इंटीग्रेशन विद डेटाबेस, ये कुछ फीचर्स मिलते हैं हमें एक्सप्रेस के अंदर। और अगर हम एक बेसिक एक्सप्रेस सर्वर के एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, तो इसके लिए हम प्रॉपर, आप मेरी नोट डॉट जेएस की प्लेलिस्ट को गो थ्रू करके देख सकते हैं, ये सारा का सारा हमने कवर करा रखा है। ठीक है, तो ये होता है उसका बेसिक कोड, आप इस तरह से उसकी सिंटैक्स देख सकते हो एक्सप्रेस की। ठीक है जिसमें क्या आता है कि कॉन्स्ट एक्सप्रेस, इस तरह से रिक्वायर एक्सप्रेस, और आपका एक्सप्रेस मेथड जिसके अंदर रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स आपके दो पैरामीटर्स रहते हैं, और आप एक पोर्ट नंबर पे, कौन से पोर्ट नंबर पे वो लिसन होगा, आप एक मैसेज डिस्प्ले करा सकते हो। तो ये एक बेसिक एक्सप्रेस सर्वर का एग्जांपल है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि रेस्ट एपीआईज क्या होती हैं, तो रेस्ट एपीआई बेसिकली स्टैंड्स फॉर रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। जो रेस्ट एपीआईज का मतलब है वो है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर, ये रेस्ट एपीआई का मतलब है। और रेस्ट एपीआई का और काम क्या होता है, इट अलाउज कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट एंड द सर्वर यूजिंग एचटीटीपी रिक्वेस्ट। ठीक है, तो क्लाइंट और सर्वर के बीच में विद द हेल्प ऑफ एचटीटीपी रिक्वेस्ट ये कम्युनिकेशन को अलाउ करती हैं। और रेस्ट एपीआई बेसिकली एक स्टैंडर्ड एचटीटीपी मेथड का यूज़ करती हैं डेटा टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन डेटा। ठीक है, तो ये सारा काम हुआ। अब इसके अलावा और अगर हम देखें क्या कॉमन एचटीटीपी मेथड्स होते हैं यूज्ड इन रेस्ट एपीआईज, तो जो कॉमन एचटीटीपी मेथड्स रेस्ट एपीआई में यूज़ करे जाते हैं वो होता है आपका गेट। ठीक है, गेट का काम होता है डेटा को रिट्राइव करना। ठीक है, जो गेट का काम है वो है डेटा को रिट्राइव करना। और पोस्ट का काम है डेटा को, नए डेटा को इंसर्ट करना। और पुट का काम होता है एग्जिस्टिंग डेटा को अपडेट करना। ठीक है, पुट का जो काम है वो है एग्जिस्टिंग डेटा को अपडेट करना। और डिलीट का काम होता है डेटा को रिमूव करना। ठीक है, तो गेट, पोस्ट, पुट और डिलीट, ये चार चीज़ें हुई इसमें। अगर हम रेस्ट एपीआई के एग्जाम्पल्स की बात करें, तो एग्जाम्पल में आप यहाँ पे देख सकते हो, यही हम करने वाले हैं कि अगर मान लो एक यूजर्स नेम से डेटाबेस है अपने पास, तो ये उसका एग्जाम्पल है। ठीक है, यानी कि गेट यूजर का काम होगा, गेट स्लैश यूजर का काम होता यूजर्स को फैच करना। और गेट यूजर आईडी से होता है कि एक सिंगल यूजर को फैच करना। और ठीक है, पोस्ट यूजर से एक न्यू यूजर क्रिएट आप कर सकते हो। पुट का यूज करने से आप उसको अपडेट कर सकते हो, डिलीट से
डिलीट कर सकते हो। चलिए, तो अब हम थोड़ा प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे आप इसका प्रोजेक्ट सेटअप कर सकते हो। ठीक है, तो प्रोजेक्ट सेटअप में क्या होता है, ये देखिए, अब आपको लेफ्ट साइड में एक VS कोड की स्क्रीन दिख रही है ऑलरेडी काफ़ी देर से। तो ये हमारा प्रोजेक्ट सेटअप है। ठीक है, मैंने एक कोई भी एक प्रोजेक्ट बना रखा है अपना। ठीक है, अब उस प्रोजेक्ट के अंदर सबसे पहले, अभी मैं फाइल्स पे तो बाद में जाऊंगा, कुछ बेसिक काम हम कर लेते हैं, एक तरह से बेसिक रिचुअल जो हम करते आ रहे हैं। ठीक है, यानी कि हमें package.json फाइल चाहिए होती है, तो उसके लिए हम कमांड क्या यूज़ करते हैं, npm init -y, आप इस तरह लिखते हो। तो इससे मैं सबसे पहले क्या करूँगा, एक फ़ाइल इंस्टॉल करूँगा। ठीक है, और जब ये काम हो जाएगा तो आप देखेंगे यहाँ लेफ्ट में जो मेरा एक फोल्डर स्ट्रक्चर है, उसमें एक package.json फाइल ऑलरेडी क्रिएट होकर आ गई है यहाँ पर। ठीक है, तो ये एक package.json फाइल है। ठीक, और इसके बाद अगर हम नेक्स्ट स्टेप पे चले तो हमको डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो पहला है npm, तो हम लगाएंगे इंस्टॉल, हम एक्सप्रेस और mongoose को इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, तो एक्सप्रेस और mongoose। ठीक है, अब हम ये डिपेंडेंसी इंस्टॉल करेंगे। क्लियर, तो हमारे पास इस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए एक्सप्रेस और मोंगोडीबी के साथ आप कैसे काम कर सकते हो, वो सारी डिपेंडेंसीज क्लियरली यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, और ये करने के बाद में आप एक ऑप्शनल डिपेंडेंसी भी इंस्टॉल कर सकते हो, जैसे पैकेज लॉग जो जेसन फाइल है, उसको चाहो तो कर सकते हो। जैसे मैं करके दिखा देता हूँ, वो होता है npm इंस्टॉल, सब कुछ परफेक्टली वर्क करे उसके लिए नोड मॉन। ठीक है, तो आप इसको भी इंस्टॉल करा सकते हो। अब देखिए, अगर इसके अलावा हम MVC आर्किटेक्चर की अगर हम बात करते हैं, तो MVC आर्किटेक्चर में बेसिकली पता है कि प्रोफेशनल बैकएंड एप्लीकेशंस जो होती हैं वो MVC आर्किटेक्चर को फॉलो करती हैं। तो MVC आर्किटेक्चर में MVC स्टैंड्स फॉर योर मॉडल, व्यू एंड कंट्रोलर। तो मॉडल का काम क्या होता है, मॉडल रिप्रेजेंट्स डेटाबेस स्कीमा एंड डेटा स्ट्रक्चर। तो जो मॉडल होता है वो डेटाबेस स्कीमा और डेटा स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। व्यू का काम क्या होता है, इट रिप्रेजेंट्स द यूजर इंटरफेस मोस्टली यूज्ड इन फ्रंट एंड। तो ये यूजर इंटरफेस को रिप्रेजेंट करता है जिसको जनरली फ्रंट एंड में यूज किया जाता है। और कंट्रोलर का काम होता है, कंट्रोलर एक एप्लीकेशन लॉजिक को कंटेन करता है और रिक्वेस्ट को हैंडल करता है। ठीक है, तो अब आते हैं हम अपने फोल्डर स्ट्रक्चर पे। तो ये आप एक्सट्रीम लेफ्ट में ही, मैं आपको VS कोड में ही यहाँ पे दिखाता हूँ कि देखिए, एक अपने पास अगर हम सबसे पहले बात करें यहाँ पे, ठीक है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। इस तरह से आप देखोगे तो एक कॉन्फ़िग फोल्डर है, एक कंट्रोलर्स फोल्डर है, एक मॉडल के नाम से फोल्डर है, नोड मॉड्यूल हमको मिलता है अभी जब हमने ये सारी चीज़ें इंस्टॉल करी तो डिपेंडेंसीज, और एक राउट फोल्डर है, और app.js हमारे रूट फोल्डर के अंदर एक मेन फाइल है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कॉन्फ़िग के अंदर हमने एक फाइल क्रिएट कर रखी है db.js। ठीक है, अभी ये देखेंगे कंप्लीटली बड़ा करके db.js एक फाइल क्रिएट कर रखी है। इसके अलावा कंट्रोलर्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर हम कंट्रोलर की बात करें, ठीक है, तो कंट्रोलर के अंदर एक यूजर कंट्रोलर डॉट जेएस नाम से भी हमने एक फाइल क्रिएट करी हुई है। ठीक है, अब इसको करने के अलावा और क्या कर रखा है हमने, देखिए मॉडल्स है, मॉडल्स के अंदर हमने एक यूजर डॉट जेएस फाइल क्रिएट कर रखी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंप्लीट MVC आर्किटेक्चर, और राउट के अंदर हमने एक यूजर राउट डॉट जेएस फाइल को क्रिएट कर रखा है। ठीक है, अब अगर हम सबसे पहले बात करते हैं एज पर द फोल्डर स्ट्रक्चर, अगर आप डेटाबेस कनेक्शन पे चलते हो तो डेटाबेस कनेक्शन के अंदर जो कॉन्फ़िग फोल्डर है उसके अंदर आपको फाइल मिलती है db.js। ठीक है, तो ये एक कंप्लीट फाइल आप देख सकते हो यहाँ पे। मैं पहले अगर ये क्लियर फाइल आपको दिखा दूँ, तो इसमें क्या है कि देखो, यहाँ पे इस तरह से ये mongoose को कनेक्ट करते हैं, और एक एसिंक मेथड का यूज़ करके ये यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा लोकली क्या है, डेटाबेस कनेक्ट होता है इस तरह से, और अगर वो सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पे रिजल्ट मिल जाता है, मैं MongoDB कनेक्टेड। इवन आप चाहो तो कर सकते हो, या फिर यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जैसे कंपास की हेल्प से इसको कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ रिजल्ट भी देख सकते हो, लिखा आ रहा है ना, कनेक्टेड टू लोकल होस्ट 27017। ठीक है, तो इस तरह से आप दिखा सकते हो। तो ये फाइल हो गई आपकी। अच्छा, अब इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें, दूसरी फाइल हमको मिलती है, वो मिलती है यूजर मॉडल वाली। ठीक है, तो आप मॉडल्स के अंदर जब जाओगे तो उसके अंदर एक फाइल मिलेगी आपको यूजर डॉट जेएस नेम से। ठीक है, जिसके अंदर क्या है, आप सारी चीज़ें कंप्लीटली डिफाइन करते हो। अगर आप यहाँ देखोगे तो सारी चीज़ें यहाँ पे क्या डिफाइन कर रखी है हमने। ठीक है,
इसके अंदर हम प्रॉपर उसका MongoDB का स्कीमा हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। डेटा का स्ट्रक्चर क्या रहेगा और MongoDB स्कीमा क्या रहता है, वो सारी चीज़ हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। यानी कि जैसे नेम है तो नेम का टाइप क्या रहा है यहाँ पे, जैसे स्ट्रिंग, और रिक्वायर्ड में उसको ट्रू कर दिया। अब अगर हम कोई ईमेल प्रोवाइड करा रहे हैं तो ईमेल का टाइप रहा हमारा स्ट्रिंग और रिक्वायर्ड को ट्रू कर दिया। एज अगर है तो एज के लिए टाइप क्या होता है हमारा नंबर। तो इस तरह से हमने MongoDB का एक स्कीमा यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया, ठीक है। तो डिफाइन कर दिया और ये हमारा डेटाबेस का नेम है यहाँ पे यूज़र नेम से। अगर आप अभी यहाँ पे देखोगे तो जैसे आप यहाँ पे गए, ठीक है, कंपनी के अंदर, तो यहाँ पे ये यूज़र नेम से ऑलरेडी एक डेटाबेस क्रिएटेड है, ठीक है। मतलब कंपनी डीबी के अंदर ये ऑलरेडी एक क्रिएटेड है हमारे पास, ठीक है। अब ये रिजल्ट मैं दिखाऊंगा, यही हम एपीआई की हेल्प से या पोस्टमैन की हेल्प से कैसे इसको फैच करेंगे, ठीक है। तो ये यूज़र डेटाबेस है हमारा, जहाँ पे नेम, एज, ईमेल, इन सब के लिए हमने वहाँ पे डिफाइन कर रखा है। अब ये करने के बाद में नेक्स्ट क्या है, दो फाइल हो गई। अब जाते हैं हम अपने कंट्रोलर पे। कंट्रोलर का काम क्या होता है, वो मॉडल को और उनको कंट्रोल करता है, जो आपका व्यू लेयर होता है, ठीक है। तो कंट्रोलर के अंदर एक यूजर कंट्रोलर फाइल हमने बना रखी है जो ओवरऑल सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो यहाँ से वो क्या करेगा, उस डेटाबेस को कंट्रोल करेगा और उसके साथ साथ जैसे एसिंक मेथड के अंदर रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स हमारे दो मेथड्स होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक नोड का स्ट्रक्चर है और यहाँ पे उसका प्रॉपर एक पूरा टाइम डिफाइन करने के बाद ये हम इस तरह से उसको कंट्रोल कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप मेन पार्ट देखोगे कैसे उसको अपडेट किया जाता है। तो अपडेट करने के लिए हम ट्राई और कैच मेथड का यूज़ करते हैं, जिसके अंदर क्या है, अपडेट का यूज़ करके यहाँ पे यूज़र डॉट फाइंड बाई ID एंड अपडेट आप इसको यूज़ करोगे और यहाँ पे जो रिक्वेस्ट है और उसकी पैरामीटर्स हैं और आईडीज़ हैं, हम तीन वैल्यूज़ यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं और न्यू को एज अ सेट कर देते हैं एज अ ट्रू, ठीक है। तो ये इस तरह से यहाँ पे एक ओवरऑल कंट्रोलर काम करता है। और डिलीट के लिए अगर हम देखें तो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के अंदर हम उसको डिलीट कर देते हैं। मेनली जो ये मेथड होता है हमारा अवेट यूजर डॉट फाइंड बाई ID एंड डिलीट, जिसमें रिक्वेस्ट, पैरामीटर्स और ID तीनों चीज़ें यहाँ पे फिर से प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो बेसिक सिंटैक्स है। तो ये रहा आपका यूज़र कंट्रोलर का फाइल, ठीक है। आप इसे कंप्लीटली देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके इस फाइल को नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें करने के बाद में नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो कंट्रोलर के बाद जो अपने को फाइल मिल रही है वो मिल रही है राउटिंग, क्योंकि जो भी आप चेंजेस करोगे तो वो राउट में जाके क्लियर होना चाहिए। तो राउट फोल्डर जो है आपका, राउट के अंदर एक यूज़र राउट एक फाइल मिलती है जो ओवरऑल राउटिंग डिफाइन करता है। यानी कि क्या क्या है, एक्सप्रेस को यूज़ कर रहे हैं तो यूज़र कंट्रोलर को राउट किया यहाँ पे। यूज़र कंट्रोलर के अलावा उसमें क्रिएट यूज़र, गेट यूज़र, अपडेट यूज़र और डिलीट यूज़र, ये चार राउट हम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। अगर न्यू यूज़र क्रिएट करना है, डेटा फैच करना है, कोई रिकॉर्ड अपडेट करना है या फिर डिलीट करना है तो, ठीक है। तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट हमने राउट कर दिया। तो ये सब करने के बाद में अब हम चलेंगे अपने मेन एप्लीकेशन स्ट्रक्चर पे। एक हमारी मेन फाइल होती है और उस मेन फाइल का नाम क्या है यहाँ पे, वो मेन फाइल का नाम है, देखिए, app.js। तो app.js हमारी मेन फाइल होती है जिसके अंदर क्या है, यूज़र राउट को वो यहाँ पे फैच करेगा, क्योंकि उसी के अंदर हमने सारी फाइल्स की राउटिंग कर रखी है, ठीक है। और डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए हमने यहाँ पे मेथड कौन सा एग्जीक्यूट कराया है, कनेक्ट DB, ठीक है, ये कराया। और राउट के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, app.use, और API के अंदर जो हमारा फोल्डर होगा, ठीक है, API के अंदर यूज़र राउट आप इस तरह डिफाइन करोगे। और जो सर्वर हमारा स्टार्ट होगा वो कहाँ पे होगा, 3000 पोर्ट नंबर पे, ठीक है। तो ये उसके लिए हमने यहाँ पे डिस्प्ले करा दिया कि app.listen जो हमारा मेथड होता है वो 3000 पोर्ट नंबर पे आपका एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो ये सब करने के बाद में अगर आप आगे देखोगे, ठीक, तो यहाँ पे आप देखोगे ये चीज़। तो अब बारी आती है कि आप इसको एग्जीक्यूट कैसे कराओगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम इसको एग्जीक्यूट कराएंगे यहाँ पे, तो हम क्या टाइप करते हैं, मेन फाइल हमारी app.js, तो हम लिखते हैं नोड, यहाँ पे हम लिखते हैं app.js, ठीक है। चलिए, तो आप यहाँ रिजल्ट अगर देखोगे तो यहाँ पे हमको मिल के आ रहे हैं, यहाँ पे आप नीचे टर्मिनल पे देखोगे, यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट 3000 एंड MongoDB कनेक्टेड। उसने सक्सेसफुली रिजल्ट दिखा दिया। अब इन्हीं चीज़ों को आप अभी कैसे पोस्टमैन की हेल्प से टेस्ट करोगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप देखोगे तो एक URL है, ठीक है। अभी ये एक URL डिफाइन है यहाँ पे। अगर मैं क्या करता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से उसने डायरेक्टली ही ले लिया क्योंकि मैंने यहाँ पे लिंक प्रोवाइड करा रखा है, ठीक है।
अब देखिए अगर मैं इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट कराता हूँ इस चीज़ को, ठीक, तो यहाँ पे ये इस तरह से आपको आउटपुट मिल रहा है। अब ये क्यों मिल रहा है, क्योंकि ये चीज़ हमने क्या करा है, जो यही है, इसको अगर आप कॉपी करते हो, मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि ये हमने पोस्टमैन में डिफाइन कर रखा। अगर आप चाहते हो कि इसको मैं पोस्टमैन की हेल्प से बताऊँ, तो देखो पोस्टमैन में जब आप गए यहाँ पे गेट मेथड के अंदर, ठीक है, तो जैसे आप यहाँ डिफाइन कर रहे हैं, हमारी पोस्टमैन का यूआरएल है, तो इसके अंदर आप यहाँ डिफाइन करोगे तो आप यहाँ पे भी ये रिजल्ट डिस्प्ले करा सकते हो एपीआई फैच करने के लिए। मैंने ये करा, और इसके बाद में अगर मैं इसको यहाँ पे सेंड करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे सेंड करने के बाद में सारी चीज़ें जैसे आपको यहाँ पे वो रिजल्ट मिल के आ गया, ठीक है, सारा का सारा यहाँ पे एक रिजल्ट मिल के आ गया। आप इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि आपको जेसन फॉर्मेट में एक ओवरऑल यहाँ पे रिक्वेस्ट मिल के आ गई है। आप सिमिलरली जैसे यहाँ पे हम गेट के लिए कर रहे हैं, आप क्रिएट के लिए कर सकते हो, अपडेट के लिए कर सकते हो, डिलीट के लिए कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें ये सारी चीज़ें करने के बाद में अब आप यहाँ नेक्स्ट में देखोगे, ठीक है, तो आप ये डायरेक्टली यहाँ पे कोई भी यूज़र आईडी लेके उसको डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। मान लो यहाँ पे मेरा नाम है कुछ भी, जैसे सपोज अगर हम यहाँ पे देखें यूज़र डॉट जेएस के अंदर, तो जैसे अगर आप कुछ भी यहाँ पे डिफाइन कर रहे हो, ठीक है, तो जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे रजत डिफाइन करा, मैं देखना चाह रहा हूँ कि मेरे को कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, तो यहाँ पे इस तरह से रिजल्ट मिल गया। सारी चीज़ें आप इंसर्ट कर सकते हो, या फिर ये था आपके किसके लिए, जब आप इसको इंसर्ट करा रहे हो, ठीक है। तो ये इंसर्ट कराने के बाद में नेक्स्ट ऐसे ही सिमिलरली और क्या है कि अगर आप चाहते हो कोई भी डिलीट करना, ठीक है, अगर मैंने यहाँ डिलीट कर दिया, और डिलीट के लिए यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया कुछ भी, सपोज रजत जहाँ पे मेरा नाम है वो कर दिया, ठीक है, तो आप इसी तरह वहाँ पे एरर लिख के आ जाएगा हाईलाइटेड होके, ठीक है। तो ये इस तरह से आप सारी चीज़ें यहाँ पे डिफाइन करते हो, क्लियर है। तो ये इस तरह से आपके एपीआईज और पोस्टमैन की हेल्प से कम्युनिकेशन इसमें इस्टेब्लिश होता है, ठीक। अब यही सब था इसमें। और अगर हम एपीआई के डेटा फ्लो की अगर हम बात करते हैं, तो एपीआई के डेटा फ्लो में होता है कि जो क्लाइंट साइड है या फिर जो पोस्टमैन एपीआई आपकी, वो एक्सप्रेस सर्वर से कम्युनिकेट करता है, और वो जाता है, वो जाके राउटिंग में देखता है, वहाँ से वो कंट्रोलर से कनेक्ट करके फिर जो आपका मॉडल वाला पार्ट है जहाँ आपका स्कीमा सेव है मोंगूज में, वहाँ कम्युनिकेट करता है, और फिर वो मोंगोडीबी डेटाबेस से कम्युनिकेट करता है, और फिर एक क्लाइंट को एक रिस्पॉन्स रिटर्न करता है। ये एपीआई का डेटा फ्लो रहता है इसमें, ठीक है। और अगर हम एडवांटेजेस की बात करते हैं एक्सप्रेस और मोंगो एपीआईज की, तो इनके एडवांटेज यही है कि फास्ट बैकएंड डेवलपमेंट है इसमें, ठीक है, बैकएंड डेवलपमेंट काफ़ी फास्ट होता है, आर्किटेक्चर काफ़ी सिंपल है, स्केलेबल एपीआई डेवलपमेंट है। स्केलेबल का मतलब होता है कि इसको एक्सटेंड किया जा सकता है एग्जिस्टिंग फीचर्स को चेंज ना करते हुए। इजी इंटीग्रेशन विद फ्रंट एंड नेटवर्क, फ्रंट एंड नेटवर्क के साथ में इजी इंटीग्रेशन रहता है इसका। एंड वाइडली यूज्ड इन मर्न स्टैक एप्लीकेशन, इसको जनरली हम मर्न स्टैक एप्लीकेशंस के साथ में यूज़ करते हैं। तो ये था ओवरऑल इसका एप्लीकेशन स्ट्रक्चर और कोड। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर सही लगा, अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।